Hello everyone. Hello, sir. Hello. How are you? Yes, sir. अभी स्टार्ट करें फिर। हमारा जो एटीसी है उसके बारे में हमने कल से स्टार्ट किया था। आज का हमारा सेकंड पार्ट है इसका। Yes, sir. चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। Okay, sir. विजिबल है सबको? मनीष जी विजिबल है? Yes, sir. Yes, sir. Visible. ठीक। अब देखिए जैसे हमने लास्ट क्लास में देखा था कि टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट इन एटीसी डिडक्शन, कि एटीसी डिडक्शन हम अगर क्लेम करेंगे तो इसमें कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट में हमको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा या कौन कौन सा एक्सपेंडिचर हमको करना पड़ेगा। ये लास्ट क्लास में हमने कुछ समरी देखी थी इसकी। जैसे सेविंग्स है जो लो रिस्क वाले हैं, उस पर हमने देखिए पब्लिक प्रोविडेंट फंड के बारे में पढ़ा था, हमने डिटेल में नहीं देखा था। उसके बाद हमने ईपीएफ, एनएससी, सुकन्या समृद्धि योजना, एफडी, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, फिर लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम या इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड या नाबार्ड बॉन्ड, या हाई रिस्क वाले हमने देखे थे ईएलएसएस, एनपीएस, यूलिप, अटल पेंशन, या कुछ एक्सपेंडिचर हमने देखे थे कि चिल्ड्रन ट्यूशन फीस, हाउस लोन रीपेमेंट या स्टाम्प ड्यूटी पेमेंट। अब हम इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं, कुछ टॉपिक हम डिटेल में कवर करते हैं। ये देखिए जो हमारा जो आज का जो फर्स्ट टॉपिक है वो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम का है, कि अगर हम लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम के लिए अगर हम कोई भी पेमेंट करते हैं तो हमको एटीसी में कैसे कैसे डिडक्शन मिलता है। ठीक है, अभी हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो हमारा जो टॉपिक है इसका, ये देखिए, प्रीमियम पेड टुवर्ड्स लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी आर एलिजिबल वन और मोर। अगर आपने एक इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है या टू ले रखी है या थ्री ले रखी है, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है। मतलब कि मैक्सिमम आप 1,50,000 तक टोटल डिडक्शन ले सकते हो। अगर मान लो वन पॉलिसी में आप 50,000 ले रखा है, इंश्योरेंस पे किया है, या फिर सेकंड पॉलिसी में आपने आपने अगर 30,000 इंश्योरेंस पे किया है, तो टोटल क्लब हो जाएगा ये। तो आप वन से ज़्यादा आप इंश्योरेंस पॉलिसी ले सकते हो। इसमें कोई डाउट है? No, sir. अब सेकंड पॉइंट है, दीज एग्जम्पशंस आर अवेलेबल अगेंस्ट पॉलिसी हेल्ड बाई सेल्फ, स्पाउस, डिपेंडेंट, चिल्ड्रन। अगर मान लो आपके नाम है, जैसे मान लो आप अपनी आईटीआर भर रहे हो और एटीसी में डिडक्शन लेना है, तो आप अपने नाम पे ले सकते हो इंश्योरेंस पॉलिसी, या फिर अपनी स्पाउस के नाम ले सकते हो, या फिर अगर डिपेंडेंट चिल्ड्रन है उसके नाम ले सकते हो। तब तो आपको डिडक्शन मिल जाएगा इसमें। बट पेरेंट्स आर नॉट कवर्ड इन दिस सेक्शन। मतलब कि पेरेंट्स है वो इस सेक्शन में कवर नहीं है, तो पेरेंट्स के नाम अगर आपने कोई इंश्योरेंस पॉलिसी लिया है तो आप एटीसी में डिडक्शन नहीं ले पाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा, इन केस ऑफ एचयूएफ डिडक्शन इज अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ पॉलिसी टेकन इन द नेम ऑफ ऑल मेंबर ऑफ एचयूएफ। अगर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, ठीक है, वो तो हमने इंडिविजुअल की बात की थी। अगर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है तो उस वाले केस में फैमिली मेंबर अगर कोई भी है उसके नाम अगर लिया गया है इंश्योरेंस पॉलिसी, तो पूरा का पूरा कवर हो जाएगा उसमें। उसमें ऐसा नहीं है कि पेरेंट्स है या चाइल्ड है, उससे कोई मतलब नहीं है, पूरा फैमिली मेंबर का कवर हो जाएगा एचयूएफ में। उसके बाद नेक्स्ट है, एन एनुअल प्रीमियम ऑफ अप टू 10% ऑफ द इंश्योरेंस पॉलिसी टोटल सम अश्योर्ड। टोटल सम अश्योर्ड कितना है, जैसे मान लीजिए कि उसने एक अश्योर्ड अमाउंट बताया कि आपको 25 ईयर के बाद या फिर 20 ईयर के बाद आपको 10 लाख रुपीज़ मिल जाएंगे। ठीक है, तो 10 लाख रुपीज़ मिल जाएंगे तो ये सम अश्योर्ड हो गया। तो इसमें मैक्सिमम प्रीमियम आप कितना पे कर सकते हो, तो मैक्सिमम प्रीमियम की जो डिडक्शन मिलेगी वो 10% तक ही मिलेगी। ठीक है, 10% से ज़्यादा ये डिडक्शन नहीं मिलेगी। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो है मिनिमम होल्डिंग पीरियड फॉर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी 2 ईयर। अगर आपने नॉर्मल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है तो मिनिमम 2 ईयर का आपको लेना पड़ेगा। या फिर मिनिमम होल्डिंग पीरियड फॉर यूलिप, अगर आपने यूलिप की इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है जो मैं आपको बाद में डिटेल में बताऊंगा, तो उसमें आपको 5 ईयर तक होल्ड करना पड़ेगा। ये उसका होल्डिंग पीरियड हो गया। उसके बाद नेक्स्ट प्रोविजन है द फुल फॉर्म ऑफ यूलिप। वन सेकेंड। अब यूलिप की क्या फुल फॉर्म है? ठीक है,
द फुल फॉर्म यूलिप इज यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान। अगर कोई इंश्योरेंस प्लान ऐसा है जो यूनिट से रिलेटेड है, मतलब कि शेयर मार्केट से रिलेटेड है, कि शेयर मार्केट जैसे जैसे ऊपर जाएगा वैसे वैसे उसका सम एश्योर्ड है वो चेंज होता जाएगा, जैसे जैसे शेयर मार्केट में चेंज होगा सम एश्योर्ड में भी चेंज होगा। तो इसमें कुछ फिक्स पोर्शन रहता है, कुछ इंश्योरेंस से उससे शेयर मार्केट से लिंक रहता है, तो इसको यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान बोलते हैं। और ये इंश्योरेंस प्लान दैट ऑफर द ड्यूल बेनिफिट, ये डबल बेनिफिट देता है। डबल बेनिफिट कैसे देता है? फुलफिल योर लॉन्ग टर्म गोल्स एंड लाइफ कवर फॉर फाइनेंशियली प्रोटेक्ट योर फैमिली, मतलब लॉन्ग टर्म गोल का भी ये इसमें ऑप्शन देता है और प्रोटेक्ट भी करता है, मतलब कि आपको एज ए इंश्योरेंस में भी कवर कर दिया कि अगर आपका अगर डेथ हो गया तो आपको टोटल सम एश्योर्ड 10 लाख रुपीज़ या 50 लाख रुपीज़ मिल जाएगा। ठीक है, और साथ में एज ए इन्वेस्टमेंट का भी देता है कि आपका टोटल मिनिमम इतना अमाउंट आपको मिल जाएगा, ये एश्योर करता है। अब नेक्स्ट आता है, इफ एनी ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी इज टर्मिनेटेड सोल्ड, अगर मान लो जो होल्डिंग पीरियड जो मैंने बताया आपका 2 ईयर और 5 ईयर, उससे पहले अगर ये टर्मिनेट हो गया है तो आपको मिनिमम होल्डिंग पीरियड आपको स्पेसिफिक जो मैंने अभी बताया तो वहां तक तो आपको रखना ही पड़ेगा। अगर उससे पहले अगर वो हो गया टर्मिनेट कर दिया है सेल कर दिया है तो आपकी इनकम में ऐड हो जाएगा वो प्रीमियम। ठीक है, इसमें कोई डाउट है? इसमें कोई डाउट है लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम वाले केस में? नो सर। अब हमारा जो सेकंड इंस्ट्रूमेंट आता है लाइफ इंश्योरेंस वाला हो गया, सेकंड इंस्ट्रूमेंट आता है पब्लिक प्रोविडेंट फंड, जिसको पीपीएफ भी बोलते हैं। पब्लिक प्रोविडेंट फंड के बारे में आपने सुना होगा कभी? मनी सर। सुना है कभी? यस सर। आपने ओपन करा रखा है? नो सर, बेसिकली एम्प्लॉयज का करवाया जाता है, जो भी एम्प्लॉयज होते हैं नहीं उनका। नहीं नहीं नहीं, और ये बड़ी बड़ी नहीं नहीं, ये एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड होता है वो जो ओके एम्प्लॉय सर। प्रोविडेंट फंड होता है, जैसे ये मैंने देखो अलग अलग बताया आपका। ये है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, कि अगर यस आप सर। एम्प्लॉयड हो तो आपका जो एम्प्लॉयर है, वन सेकेंड, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में ये कि अगर आपका एम्प्लॉयर है तो आपका वो डिडक्शन कर रहा है प्रोविडेंट फंड में। ठीक है, यस डिडक्शन करके वो डिपॉजिट कर रहा है और अपने एंड पे भी वो डिपॉजिट कर रहा है। ठीक है, तो ये तो प्रोविडेंट फंड का एम्प्लॉयर वाला हो गया। फिर एक आता है ये वाला, देखिए पब्लिक प्रोविडेंट फंड। सर ये पीपीएफ वही तो होता है ना जिसमें मेच्योरिटी की वेट करनी पड़ती है होने की? इसमें मेच्योरिटी की है 15 ईयर होती है, हाँ वही मैं कह रहा था। मेच्योरिटी पीरियड 15 ईयर होता है इसमें। इसमें ठीक है मतलब ठीक है। जरूरी नहीं है कि आप एम्प्लॉयड हो या कुछ भी हो, आप सीधा सीधा आप हेल्प कर सकते हैं। हाँ पोस्ट ऑफिस में जाइए या फिर बैंक में जाइए और बोल दीजिए मुझे पीपीएफ अकाउंट ओपन कराना है, तो आप ओपन करा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। बट उसकी जो मैक्सिमम लिमिट है 1,50,000 तक 1 ईयर में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं कर पाओगे। ओके सर। हाँ 1,50,000 से ज़्यादा नहीं कर पाओगे। अब देखिए इसमें क्या है, द पीपीएफ हैज ए मैक्सिमम डिपॉजिट लिमिट इज 1,50,000, ये मैंने भी बताया। और इस ये देखिए ये जो पब्लिक प्रोविडेंट फंड है एक इनकम टैक्स में आता है, ट्रिपल ई कंसेप्ट आता है, आपने पढ़ा होगा, एग्जम्प्ट एग्जम्प्ट एग्जम्प्ट। ये आपने कंसेप्ट कभी सुना है? किसी ने सुना है एग्जम्प्ट एग्जम्प्ट एग्जम्प्ट? नो सर। अच्छा, इसमें देखिए क्या है, ये जो एग्जम्प्ट 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 है ये इसमें पब्लिक प्रोविडेंट फंड कवर होता है। ये कैसा है, इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट इज एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स, अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट करते हो तो वो टैक्स से एग्जम्प्ट हो जाएगा। अब जैसे मैंने आपको बताया कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड में जैसे ही आपने इन्वेस्टमेंट किया तो आपकी एटीसी भी डिडक्शन मिल गया आपको। ठीक है, तो एक एक तो आपका ई ये आ गया कि एग्जम्प्ट एक बार हो गया आपका, है जब आपने इन्वेस्टमेंट किया तब एग्जम्प्ट हो गया, तो फर्स्ट ई तो ये हो गया। उसके बाद इंटरेस्ट दैट इज अक्यूमुलेटेड, इसके ऊपर जो भी इंटरेस्ट मिला, इसके ऊपर जो भी इंटरेस्ट मिलेगा वो भी टैक्स फ्री है, उसमें भी कोई इंटरेस्ट नहीं वो टैक्स नहीं लगेगा। तो सेकंड ये हो गया कि ये एग्जम्प्ट इंटरेस्ट भी एग्जम्प्ट हो गया इसका टैक्स से। तो इंटरेस्ट दैट इज अक्यूमुलेटेड और द इन्वेस्टमेंट फेज इज टैक्स एग्जम्प्टेड। ठीक है, इस पर भी टैक्स नहीं लगा, तो सेकंड ई ये हो गया, ये भी एग्जम्प्ट हो गया। फिर इंटायर इनकम जनरेटेड इंक्लूडिंग योर अक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट प्रिंसिपल अमाउंट विल नॉट बी टैक्स्ड एट द एंड ऑफ विड्रॉल और मेच्योरिटी, जब इसका मेच्योरिटी हुई, जब अमाउंट मेच्योर हुआ तो मेच्योरिटी में देखिए प्रिंसिपल अमाउंट भी आपको मिलेगा, कुछ इंटरेस्ट पोर्शन मिलेगा, या कोई अगर कोई भी उसमें और कोई बेनिफिट है वो भी मिलेगा, तो वो भी कोई भी टैक्सेबल नहीं होगा, वो भी एग्जम्प्ट है, उस पर भी कोई टैक्स नहीं लगेगा।
तो ये मतलब कि क्या हुआ, तीनों फेज में ये एग्जाम्प्ट है, तो इसीलिए इसको ट्रिपल ई कंसेप्ट बोलते हैं, एग्जाम्प्ट एग्जाम्प्ट एग्जाम्प्ट। कोई डाउट है इसमें? नो सर। अब देखिए इसका लॉक इन पीरियड कितना होता है, पीपीएफ स्कीम इज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ऑप्शन, कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है कि 15 ईयर का है, तो लॉक इन पीरियड इसका 15 ईयर होता है। अब है पीपीएफ अमाउंट कैन बी विड्रॉन पार्सली फ्रॉम द 7th फाइनेंशियल ईयर ऑनवर्ड। मान लो अगर आपको 7 साल हो गए हैं पीपीएफ अकाउंट ओपन कराए हुए, ठीक है, तो कुछ पार्सली अमाउंट आप विड्रॉ कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट फुल अमाउंट आप विड्रॉ नहीं कर पाओगे। फिर है द करंट पीपीएफ इंटरेस्ट रेट इज 7.1%। ठीक है, ये जो अभी जो रेट चल रहा है अभी, वो अप्रोक्सीमेट 7.1% चल रहा है, ये चेंज भी हो सकता है। तो जैसे जैसे ये चेंज होगा, जैसे मान लीजिए जब आपने पीपीएफ अकाउंट ओपन कराया था तो 9% था, या मान लीजिए 8% था, ठीक है, बाद में जैसे जैसे आप आगे बढ़ते गए इन्वेस्टमेंट करते गए, वो मान लीजिए 7.5 हुआ, फिर 7.2 हुआ, फिर 6.5 हुआ, तो जैसे जैसे वो कम होता जाएगा वैसे वैसे आपको इंटरेस्ट मिलता जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपने उस टाइम जब ओपन कराया उस टाइम जो इंटरेस्ट रेट थी वही फिर 15 ईयर तक अप्लीकेबल रहेगी, ऐसा नहीं है इसमें। इसमें एक्चुअल में हर 3 मंथ में, मतलब क्वार्टरली रेट चेंज हो सकती है, हो सकता नहीं भी हो। तो रेट चेंज कौन करता है? जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो चेंज करता है रेट। अभी जो रेट चल रही है वो 7.1% पर एनम चल रही है, और दैट इज कंपाउंडेड एनुअली। एनुअली कंपाउंड होती है। एनुअली कंपाउंड मीन्स कि 1 ईयर के एंड पे जो भी आपका इंटरेस्ट बना, वो इंटरेस्ट पोर्शन आपको प्रिंसिपल अमाउंट में ऐड हो जाएगा, और उसके बाद फिर से जो सेकेंड ईयर में आपको जो इंटरेस्ट कैलकुलेशन होगी, तो प्रिंसिपल अमाउंट प्लस जो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट, तो उसको भी प्रिंसिपल अमाउंट मान लिया जाएगा, और टोटल मिला के फिर इंटरेस्ट कैलकुलेशन होगी। ऐसा नहीं कि सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेशन होगी कि आपने अगर 50,000 इन्वेस्टमेंट किया है तो उस पर सीधा सीधा आपका 7.1% लगाते गए, हर साल लगाते गए, ऐसा नहीं है। वो जो भी इंटरेस्ट पोर्शन है वो भी प्रिंसिपल अमाउंट में ऐड होता जाएगा, कंपाउंड होता जाएगा, इसलिए इसको कंपाउंड एनुअली हो गए। मतलब हर साल, पूरे साल का जो इंटरेस्ट होगा वो फिर उस साल में ऐड हो जाएगा। उसके बाद जब नेक्स्ट ईयर में जब फिर से कैलकुलेशन होगी, तो फिर जो फर्स्ट ईयर वाला जो इंटरेस्ट है और जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो फिर उसमें ऐड हो जाएगा। और इसमें ऐसा नहीं है कि आपको वन टाइम ही पेमेंट करना है, आप ईयरली जैसे 1,50,000 वन टाइम भी कर सकते हो पेमेंट, या फिर आपने 10,000 है, आपने कई टाइम आप पेमेंट कर सकते हो, या 20,000 50,000 कैसे भी आप पेमेंट करते हो, जैसे आपकी सहूलियत है। उसके बाद वन सिटीजन कैन ओनली वन पीपीएफ अकाउंट, मतलब एक सिटीजन ओनली एक ही पीपीएफ अकाउंट ओपन करा सकता है। ऐसा नहीं कि आपने 2 पीपीएफ अकाउंट ओपन करा लिए। बट इसमें एक एक्सेप्शन है, अगर मान लीजिए आपका कोई माइनर चाइल्ड है, ठीक है, माइनर चाइल्ड के नेम पे भी आप चेंज करा सकते, मतलब कि ओपन करा सकते हो, बट पैन नंबर आपका अप्लीकेबल होगा उसमें। बट इसमें ये है कि डिडक्शन जो मिलेगी 1,50,000 की, वो डिडक्शन बस वन टाइम मिलेगी, मतलब एक पैन नंबर पे मिलेगी। ऐसा नहीं है कि आपने अपने नाम भी ओपन करा लिया और माइनर चाइल्ड के नाम भी ओपन करा लिया, क्योंकि पैन नंबर तो एक ही यूज हुआ है, तो एक बार ही आपको 1,50,000 तक की लिमिट में एग्जाम्पशन मिलेगा या डिडक्शन मिलेगा। कोई डाउट है इसमें? नो सर। सॉरी। फिर नेक्स्ट आता है, ए पीपीएफ अकाउंट कैन बी ओपन विद आइदर ए पोस्ट ऑफिस और एनी नेशनल बैंक। ठीक है, ये तो कहीं भी ओपन करा सकते हो, बैंक या पोस्ट ऑफिस में। उसके बाद यू कैन टेक ए लोन अगेंस्ट योर पीपीएफ अकाउंट। अगर आपको पीपीएफ अकाउंट में मान लीजिए 10 लाख रुपीज़ 15 लाख रुपीज़ अगर इकट्ठे हो गए हैं, तो आप उसको थर्ड एंड सिक्स ईयर में आप, मतलब इन दोनों के बीच में आप वो लोन ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और मैक्सिमम टेन्योर ऑफ द लोन इज 3 ईयर्स, मतलब कि 3 ईयर के अंदर आपको पेमेंट करना पड़ेगा। और जो मैक्सिमम अमाउंट जो उसमें डिपॉजिट है उसका 25% तक ही आपको लोन मिल पाएगा। ये बस मैं एडिशनल प्रोविजन आपको बता रहा हूँ, वैसे एटीसी से इसका कोई ज़्यादा लेन देन नहीं है, क्योंकि आपको तो बस ये देखना है कि आपको कितना उसमें इन्वेस्ट करें और कितना एटीसी में डिडक्शन ले लें। फिर भी एक्स्ट्रा मैं आपको बता देता हूँ। उसके बाद पीपीएफ अकाउंट कैन बी क्लोज 5 ईयर आफ्टर द अकाउंट इज ओपन। अगर आपने मान लीजिए आज ओपन किया अकाउंट, तो नेक्स्ट 5 ईयर तक आपको रखना ही रखना पड़ेगा, उसके बाद आप उसको क्लोज कर सकते हो। बट उसके कुछ स्पेशल सर्कमस्टांसेज है, कुछ स्पेशल सर्कमस्टांसेज है। जैसे मान ली लाइफ थ्रेटनिंग सिकनेस होगी, आपको कोई बीमारी होगी बहुत बड़ी, या फिर आपको होगी, आपके डिपेंडेंट को होगी, या पेइंग फॉर हायर एजुकेशन, हायर एजुकेशन के लिए आपको कोई पेमेंट करना है, या कोई आपका रेजिडेंशियल स्टेटस चेंज हो गया है, जैसे मान लो आप एनआरआई बन गए हो, तो उस वाले केस में तो स्पेशल सर्कमस्टांसेज में ही आप उसको क्लोज करा सकते हो।
फिर नेक्स्ट आता है, इट इज़ नॉट मैंडेटरी फॉर यू टू विड्रॉ द पीपीएफ बैलेंस एट द एंड ऑफ द मैच्योरिटी पीरियड। अगर मान लो आपको 15 ईयर हो गए, कंप्लीट हो गए 15 ईयर कंप्लीट होने के बाद आप उसको कंटिन्यू भी कर सकते हो। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको उसी टाइम विड्रॉ करना है, तो यू कैन लेट द मनी स्टे इन द अकाउंट, आप अकाउंट में स्टे कर सकते हो मनी को, ठीक है, आपको इंटरेस्ट मिलता जाएगा। फिर लास्ट पॉइंट इसका है, यू कैन ओनली एक्सटेंड द अकाउंट टेन्योर इन द ब्लॉक ऑफ 5 ईयर्स अपॉन मैच्योरिटी। अगर आप उसको फिर से एक्सटेंड करना चाहते हो तो आप मिनिमम आपको 5 ईयर एक्सटेंड करना ही पड़ेगा। तो 5 ईयर के ब्लॉक में आपको एक्सटेंशन मिल सकता है। इसमें कोई डाउट है नो पब्लिक सर। प्रोविडेंट फंड में? अब नेक्स्ट हमारा आता है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। अब ये नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट है, ये बैंक में नहीं होता, ये पोस्ट ऑफिस में होता है। अब इसके प्रोविजन देखिए, एनएससी ये रिस्क लो रिस्क फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट है, इसमें कोई रिस्क नहीं है, लो रिस्क है। ये जितने भी हमने अभी देखे हैं ना, ये जो भी हमने देखे हैं पब्लिक प्रोविडेंट फंड देखा है, ये लो रिस्क वाला है। वैसे लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम में ये भी लो रिस्क है, बट उसमें वो नहीं है, इन्वेस्टमेंट नहीं है ज़्यादा, रिटर्न नहीं है मीन्स। अब देखिए, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट इज ए लो रिस्क फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट स्कीम दैट यू कैन ओपन द एनी पोस्ट ऑफिस ब्रांच, कोई भी पोस्ट ऑफिस ब्रांच में आप इसको ओपन कर सकते हो। उसके बाद इसका जो मेच्योरिटी पीरियड होता है 5 ईयर होता है, उसका तो 15 ईयर था, बट इसका 5 ईयर ही होता है। तो ये बेनिफिशियल रहता है कि, क्योंकि आपको जरूरी नहीं है कि आप पूरा, अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो आप जरूरी नहीं है कि पीपीएफ अकाउंट में पूरा डालो, कुछ आप पीपीएफ अकाउंट में भी डाल सकते हो, कुछ आप एनएससी भी करा सकते हो। तो ये आपको ये बेनिफिट होगा कि वो तो 15 ईयर के बाद ही निकलेगा, ये 5 ईयर के बाद आप यूज कर सकते हो इसको। देयर इज नो मैक्सिमम लिमिट ऑन द परचेज ऑफ एनएससी, इसमें कोई भी लिमिट नहीं है, कोई भी लिमिट नहीं के मीन्स कि इसे देखिए यहाँ पर पीपीएफ अकाउंट की जो मैक्सिमम लिमिट थी 1,50,000 थी, बट इसमें कोई भी लिमिट नहीं है, आप कितना भी पैसा आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट आता है द सर्टिफिकेट अर्न ए फिक्स्ड इंटरेस्ट, इसमें भी फिक्स्ड इंटरेस्ट अर्न करता है। इसमें कोई डाउट है किसी को, कुछ पूछना है? नो सर। समझ में आ रहा है? सर आ रहा है। ठीक है। तो द सर्टिफिकेट अर्न ए फिक्स्ड इंटरेस्ट, ये इंटरेस्ट फिक्स अर्न करता है, विच इज करंटली एट द रेट ऑफ 7%। मतलब कि इसके आसपास ही रहेंगे जितने भी अभी मैं बता रहा हूँ, तो 7% के आसपास ही रिटर्न रहेंगे, किसी में कम होगा किसी में ज़्यादा होगा। तो ये 7% इंटरेस्ट देता है, ठीक है। और एवरी क्वार्टर इंटरेस्ट रेट रिवाइज होती है, वो मैंने बताया था आपको। और ये एनुअली कंपाउंड होता है, जैसे मैंने उसमें बताया था एनुअली कंपाउंड कैसे होता है, वैसे ही इसमें एनुअली कंपाउंड होता है। और जब मेच्योरिटी होगी तभी ये पेबल होगा। उसके बाद स्कीम इज ओपन ओनली फॉर इंडिविजुअल इंडियन रेजिडेंट, इसमें ओनली इंडिविजुअल रेजिडेंट इंडियन ही ओपन कर सकते हैं, ओनली रेजिडेंट इंडियन, इसमें एनआरआई ओपन नहीं कर सकता। नेक्स्ट है बैंक्स एंड एनबीएफसी एक्सेप्ट एनएससी एज ए कोलेक्टरल और सिक्योरिटी ऑफ सिक्योर्ड लोन। अगर मान लो आपको बैंक से अगर कोई लोन लेना है, तो बैंक ये जितने भी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट है या पासबुक वाली स्कीम है, तो पासबुक है वो एज ए सिक्योरिटी ले सकती है, वो एक्सेप्ट करती है एज ए सिक्योरिटी। और देयर इज नो टीडीएस ऑन एनएससी पे आउट्स, अगर कोई भी एनएससी है उसमें कोई भी टीडीएस के प्रोविजन अप्लीकेबल नहीं है। तो द सब्सक्राइबर शुड पे द अप्लीकेबल टैक्स ऑन इट, तो सब्सक्राइबर को इस पर टैक्स पे करना पड़ेगा। इसमें जैसे पीपीएफ अकाउंट में मैंने क्या बताया था आपको, ये एग्जम्प्ट स्कीम है कि आपको इस पर जब इन्वेस्टमेंट करते हो तब एग्जम्पशन मिलती है, इंटरेस्ट जब मिलता है तब भी कोई टैक्स नहीं लगता, वो मैच्योरिटी पे कोई टैक्स नहीं लगता। तो इसमें देखिए इंटरेस्ट पे कोई भी टैक्स नहीं लगता पीपीएफ में, बट एनएससी पे जो भी इंटरेस्ट आपको मिलेगा वो टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। तो आपको अगर टैक्स फ्री इन्वेस्टमेंट करना है तो आप एनएससी में मत कीजिए, आप पीपीएफ में कीजिए, ठीक है। तो इस पर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा जो भी आपका स्लैब रेट है। और टैक्स किस में पे करना पड़ेगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। वन कैन नॉट एग्जिट द स्कीम अर्ली, मतलब कि इस स्कीम से आप पहले एग्जिट नहीं कर सकते 5 ईयर से पहले, बट कुछ एक्सेप्शनल केस में आप कर सकते हो। मान लो किसी की डेथ हो गई, उस वाले एक्सेप्शनल केस में, या कोई कोर्ट ऑर्डर है, कोर्ट ने ऑर्डर किया है कि नहीं नहीं आप मैच्योर कर लीजिए कोई भी रीज़न से,
तो उस वाले केस में आप प्री मैच्योर कर सकते हो। अब देखिए छोटी सी कैलकुलेशन देखते हैं, हाउ टू कैलकुलेट एनएससी इंटरेस्ट रेट। एनएससी इंटरेस्ट रेट की कैलकुलेशन कैसे करेंगे? तो इन्वेस्टमेंट में फॉर एग्जांपल 10,000 हमने इन्वेस्टमेंट किया है, और हमने कब किया है? 1 जुलाई 2019 में, और रेट मान लीजिए 6.8% है, और लॉक इन पीरियड 5 ईयर है ही। तो देखिए ये ईयर है, फर्स्ट ईयर में 10,000 वैल्यू थी इसकी, ईयरली इंटरेस्ट 8.6% के हिसाब से 680 रुपीज़ बना, तो एग्रीगेट इंटरेस्ट भी यही है। तो एग्रीगेट अमाउंट कितना बना? 10,000 प्लस 680, तो टोटल 10,680 बन गया। इसका मतलब ये कंपाउंड हो गया। अब ये कंपाउंडेड अमाउंट है, सेकंड ईयर में भी सेम आ गया। उसके बाद ईयरली इंटरेस्ट जो कैलकुलेट हो गए, ये वाला जो ईयरली इंटरेस्ट जो कैलकुलेट हो रहा है नेक्स्ट वाला, तो ये मैंने बताया था कि जो फर्स्ट ईयर का जो इंटरेस्ट है और साथ में प्रिंसिपल अमाउंट है, दोनों को ऐड करके फिर निकलेगा। तो अब देखिए दोनों को ऐड करके कितना अमाउंट है? 10,680। तो 10,680 पे फर्दर इंटरेस्ट हम कैलकुलेट कर रहे हैं। उसके बाद ये जो इंटरेस्ट है ये भी ऐड हो जाएगा इसमें, तो 11,406 में फिर से इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। तो एनुअली एक कंपाउंड होता जाएगा। इसमें कोई डाउट है? नो सर। अब देखिए द इंटरेस्ट ऑफ एनएससी फॉर द फर्स्ट 4 ईयर कैन आल्सो बी क्लेम्ड एज एन एनएससी इन्वेस्टमेंट डिडक्शन। इसका क्या मतलब है? जैसे आपने जो इन्वेस्टमेंट किया था, अभी अभी जो आपने इन्वेस्टमेंट किया था 10,000, तो आपने एटीसी में 10,000 रिडक्शन क्लेम कर ली, ठीक है। बट देखिए हर साल आपका इंटरेस्ट भी ये अक्रू हो रहा है, इंटरेस्ट आपको मिल रहा है 680, वो अभी आपको मिला नहीं है बट अक्रू तो हो गया। तो ये जो इंटरेस्ट वाला जो पोर्शन है 680, 726, 776, 828, ये भी आप एटीसी में डिडक्शन ले सकते हो। इसकी भी आप एटीसी में डिडक्शन ले सकते हो, तो ये भी इक्वल टू आपका इन्वेस्टमेंट है। तो इंटरेस्ट ऑन एनएससी फॉर द फर्स्ट 4 ईयर, ये जो फर्स्ट 4 ईयर वाले हैं इसका आप डिडक्शन ले सकते हो। ये लास्ट वाला इसलिए नहीं ले सकते कि उस टाइम तो आपको वैसे भी टैक्स फ्री, मतलब कि टैक्स देना ही। हाँ जी, मेरी वॉइस क्लियर है सबको? यस सर। हाँ जी, यस सर। अभी स्टार्ट करें फिर से? यस सर। तो अभी जो मैंने बताया था आपको ये वाली लाइन कि द इंटरेस्ट ऑन एनएससी फॉर द फर्स्ट 4 ईयर, तो फर्स्ट 4 ईयर जो इंटरेस्ट है ये आप एग्जाम्पशन ले सकते हो इसकी एनएससी में। जैसे आपने जो इन्वेस्टमेंट जो 10,000 किया है उसकी एग्जाम्पशन ले सकते थे, बट साथ में आपने जो इंटरेस्ट भी अक्रू किया है तो फर्स्ट 4 ईयर का ले सकते हो। लास्ट ईयर का इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि लास्ट ईयर में तो आपका सारा ही सारा टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। सर मैच्योरिटी जो होती है उसकी टैक्सेबल होती है मतलब? हाँ जी, इस पे जो भी इंटरेस्ट, मैच्योरिटी टैक्सेबल नहीं होगी, जो भी इंटरेस्ट आप कैलकुलेट करोगे ना, जो भी आपको इंटरेस्ट मिला है वो टैक्सेबल हो जाएगा आपको। जैसे मान लो अगर सेविंग अकाउंट में आपने अगर वो पैसे रखते या एफडी में पैसे रखते, तो जैसे आपका वो जो इंटरेस्ट है वो पूरा पूरा टैक्सेबल होता है, वैसे इसमें भी पूरा पूरा इंटरेस्ट टैक्सेबल हो जाएगा, बट पीपीएफ में नहीं होगा, ओके सर। ओनली एनएससी में होगा। यस। और जो जो लास्ट ईयर में है, जो 5th ईयर में, इसका जो भी इंटरेस्ट बनेगा वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल हो जाएगा। ओके सर। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में पूरा पूरा टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। हमारे 2 टॉपिक कवर हुए। फिर नेक्स्ट टॉपिक है सुकन्या समृद्धि योजना। सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में भी पढ़ा होगा आपने, नहीं? यस सर, गर्ल चाइल्ड के लिए होता है। हाँ, ये गर्ल्स चाइल्ड के लिए होता है। इसमें ये 2015 में ये लॉन्च हुआ था स्कीम, ठीक है। ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत था। तो इसमें जो 10 ईयर से कम बच्चे का, मतलब गर्ल्स चाइल्ड का, आप अकाउंट ओपन करा सकते हो, बट वो 10 ईयर से कम होना चाहिए। और इसमें भी सेम रूल है पीपीएफ जैसा, 1.5 लाख रुपीज़ का मैक्सिमम करा सकते हो इन्वेस्टमेंट। और अकाउंट कैन बी ओपन इन एनी पोस्ट ऑफिस और अथोराइज्ड बैंक ब्रांच, मतलब बैंक ब्रांच में भी करा सकते हो, पोस्ट ऑफिस में भी ओपन करा सकते हो। और इसका थोड़ा सा हायर रेट होता है, इंटरेस्ट रेट ये 7.6% होता है, ये थोड़ा सा हायर रेट है इसका। और आपको ये 15 ईयर तक ही कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा इसमें, ठीक है। तो आपको मतलब कि इसका जो मेच्योरिटी होगी वो 25 ईयर के बाद होगी, मतलब कि 15 ईयर तक आपको पैसा देना पड़ेगा। उसके बाद ऑटोमेटिक इसमें इंटरेस्ट कैलकुलेट होता रहेगा, ऐड होता रहेगा, आपको कोई भी इसमें कंट्रीब्यूशन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है।
जब 18 ईयर का वो बच्चा हो जाएगा तो आप पार्सली उसको पार्सल अमाउंट विड्रॉ करा सकते हो, मान लो उसकी मैरिज पे करा सकते हो या फिर उस हायर एजुकेशन पे करा सकते हो, बट 18 ईयर का मिनिमम होना चाहिए उसको, तो पार्सली आप उसको विड्रॉ करा सकते हो अमाउंट को। और ये भी ट्रिपल ई कैटेगरी की है, एग्जाम एग्जाम एग्जाम, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। ये इसलिए मैं इसमें डिटेल में नहीं बता रहा क्योंकि पीपीएफ जैसे ही रूल है सारे। ओके सर। एनी गर्ल चाइल्ड हु इज रेजिडेंट इंडिया इज बेनिफिशियरी अंडर एसएसवाई, मतलब कि नॉन रेजिडेंट अगर चाइल्ड है उसको नहीं मिलेगा बेनिफिट, ओनली रेजिडेंट को ही मिलेगा। और इसमें भी कंपाउंडेड एनुअली होता है और मैच्योरिटी भी पेबल होता है, जैसे कंपाउंडेड एनुअली जैसे एनएससी में पीपीएफ में बताया था, सेम रूल है। फिर नेक्स्ट आता है द इंटरेस्ट फॉर द सुकन्या समृद्धि योजना इज कैलकुलेटेड ऑन द लोएस्ट बैलेंस फॉर द कैलेंडर ईयर, मतलब उस साल में, ठीक है, जो भी लोएस्ट बैलेंस था कैलेंडर ईयर का, ठीक है, उसके हिसाब से उसकी कैलकुलेशन होती है। वो कब होती है? 5th डे ऑफ द मंथ एंड द एंड ऑफ द मंथ, मतलब कि 5th डे से लेके जो भी एंड होता है 30 या 38 या 28 जो भी उसकी डेट है, ठीक है, उसके बीच में जो भी लोवेस्ट बैलेंस होगा उसका, उस पर कैलकुलेट होगा इंटरेस्ट का, वो फाइनेंशियल ईयर के एंड में वो आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। व्हेन ए गर्ल चाइल्ड इज बोर्न बिफोर द बर्थ ऑफ ट्विन, ठीक है, अगर मान लो एक गर्ल चाइल्ड है, ठीक है, उस व्हेन ए गर्ल चाइल्ड इज बोर्न बिफोर द बर्थ ऑफ ट्विन, मान लो एक गर्ल चाइल्ड अब पैदा हो गई, ठीक है, तो आपने ओपन करा दिया एक अकाउंट, उसके बाद ट्विन पैदा हो गए बच्चे, वो भी दोनों गर्ल चाइल्ड है, तो आप मैक्सिमम वैसे रूल के हिसाब से 2 बच्चों का ही करा सकते हो इसमें अकाउंट ओपन, बट इस वाले केस में अगर ट्विन वाले केस में आप 3 अकाउंट ओपन करा सकते हो, इसमें एग्जाम्पशन है। ठीक है, कोई डाउट इसमें? नो सर। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा 5 ईयर टैक्स सेविंग फिक्स डिपॉजिट। जैसे नॉर्मल एफडी होती है, ये थोड़ा सा उससे अलग होता है, क्योंकि इसको आपको मिनिमम 5 ईयर आपको सेविंग करानी पड़ेगी, 5 ईयर एफडी करानी पड़ेगी, तभी आपको एग्जाम्पशन मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आपने 2 ईयर की या 3 ईयर की एफडी करा दी और एग्जाम्पशन ले लिया, मिनिमम 5 ईयर का एग्जाम्पशन, मतलब कि एफडी करानी पड़ेगी तभी एग्जाम्पशन मिलेगा। तो इट मीन्स लॉग इन पीरियड 5 ईयर है इसका, और लॉन्गर टाइम तक एक्सटेंड हो सकता है, मतलब 5 ईयर के बाद आप उसको एक्सटेंड करा सकते हो। और इंटरेस्ट अर्न इज टैक्सेबल एंड सब्जेक्ट टू टीडीएस, इसमें टीडीएस भी डिडक्ट हो जाएगा। जैसे ये आपने पढ़ा था, इस पर कोई भी टीडीएस का प्रोविजन नहीं है। सुकन्या समृद्धि योजना और पीपीएफ अकाउंट में तो कोई टैक्स नहीं है, और एनएससी में कोई टीडीएस नहीं है, बट आपको अपने असेसमेंट जब आप करोगे, अपने रिटर्न भरोगे, तब आपको टैक्स पे करना पड़ेगा एनएससी में। बट एफडी में ऐसा नहीं है, एफडी में टीडीएस के प्रोविजन अप्लीकेबल हो जाएंगे। अब टीडीएस कितने पे अप्लीकेबल हो, जब आपको टीडीएस के प्रोविजन बताऊंगा तब, कि अगर आपको मतलब कि 10,000 से ज़्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है या 40,000 से ज़्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है, जो भी उसकी लिमिट है, तो टीडीएस कब उस पर अप्लीकेबल हो जाएगा ये मैं आपको डिटेल में बताऊंगा बाद में। बट इसमें टीडीएस के प्रोविजन अप्लीकेबल है, और जो भी इंटरेस्ट जो भी मिलेगा वो सारा का सारा टैक्सेबल है। इसमें जो इंटरेस्ट की रेट है वो वेरी करती है, वो बैंक टू बैंक भी वेरी कर सकती है, थोड़ा टेन्योर टेन्योर तो खैर इसका फिक्स है, बट बैंक टू बैंक ये वेरी करेगी, जो 5.5 टू 7.75% के बीच में हो सकती है। और इसमें आप वन टाइम ही डिपॉजिट कर सकते हो। जैसे सुकन्या में ये था कि आप, या पीपीएफ अकाउंट में था कि आप थोड़ा थोड़ा पेमेंट कर सकते हो, पर मंथ भी कर सकते हो, क्वार्टरली भी कर सकते हो। बट जैसे एनएससी में था, एनएससी में आप वन टाइम कर सकते हो, वैसे एफडी में भी आप वन टाइम पेमेंट कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट है द इंटरेस्ट रेट फॉर इंडियन सिटीजन एचयूएफ एनआरआई वेरी फ्रॉम बैंक टू बैंक। मान लो इंडियन सिटीजन है कोई, या एचयूएफ है या एनआरआई है, मतलब ये तीनों इसमें ओपन करा सकते हैं एफडी, बट ये बैंक टू बैंक वेरी कर सकता है। नॉर्मली जो सीनियर सिटीजन्स हैं और बैंक स्टाफ है, वो थोड़ा हायर इंटरेस्ट रेट उनको मिलता है, बेनिफिट मिल सकता है उनको। और मैक्सिमम लिमिट इज 1.5 लाख रुपीज़, मतलब इसमें आप मैक्सिमम 1.5 लाख रुपये फाइनेंशियल ईयर में ही इन्वेस्ट कर सकते हो। बट नॉर्मल एफडी में आप कितना भी कर सकते हो, ये टैक्स सेवर एफडी है 5 ईयर की, उसमें आप 1.5 लाख ही कर सकते हो ओनली। कोई डाउट है इसमें? नो सर। इन केस ऑफ जॉइंट होल्डर, अगर कोई जॉइंट होल्डर है, अगर किसी के साथ आपने, मतलब स्पाउस के साथ अगर आपने मिलके अगर अकाउंट खुलवाया है, तो टैक्स बेनिफिट इज अवेलेबल ऑन द फर्स्ट होल्डर, मतलब कि अकाउंट का जो फर्स्ट होल्डर है उसको टैक्स बेनिफिट मिलेगा, सेकंड होल्डर को नहीं मिलेगा।
और इसमें नो प्री मैच्योर विड्रॉल, कोई भी प्री मैच्योर विड्रॉल नहीं है। लोन और ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी आज अवेलेबल अगेंस्ट टैक्स सेविंग एफडी। मतलब इसमें न तो कोई विड्रॉ की फैसिलिटी अवेलेबल है, न कोई लोन आप ले सकते हो, ना आप एज ए सिक्योरिटी रख सकते हो इसको। और रेजिडेंट इंडियन सिटीजन या सीनियर सिटीजन एच यू एफ एंड एनआरआई कैन इन्वेस्ट इन टैक्स सेविंग। मतलब वो चाहे एनआरआई हो या एच यू एफ हो या सीनियर सिटीजन हो या इंडियन रेजिडेंट हो, वो पूरा जो भी है वो पूरे इसमें कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं। द इंटरेस्ट में बी कंपाउंडेड एनुअली। इंटरेस्ट है इसमें भी एनुअली कंपाउंड होगा या सेमी एनुअली होगा या क्वार्टरली होगा, ये डिपेंड करता है कि आपका टर्म एंड कंडीशन क्या है एफडी का। मतलब इसमें सेमी एनुअली भी हो सकता है, क्वार्टरली भी हो सकता है और एनुअली भी कंपाउंड हो सकता है इंटरेस्ट। ये डिपेंड करता है आपकी टर्म कंडीशन पे। कोई डाउट है इसमें एफडी में? नो सर। नेक्स्ट देखिए, ये हमारा लास्ट टॉपिक आज का। इसमें देखिए सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, जो SCSS बोलते हैं इसको, ठीक है। तो SCSS वाज इम्प्लीमेंटेड विद द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोवाइडिंग डेली इनकम ऑफ सीनियर सिटीजन। जो सीनियर सिटीजन है उनको डेली इनकम प्रोवाइड करने का एक स्कीम है, जो 60 ईयर के बाद अप्लीकेबल हो जाते हैं वो। मतलब सीनियर सिटीजन्स इन द कंट्री आफ्टर दे हिट द एज ऑफ 60 ईयर, 60 ईयर अगर होगी उनकी तो वो एलिजिबल हो जाएंगे। और इस वाले ग्रुप में कौन कौन एलिजिबल हो सकते हैं? सीनियर सिटीजन हुज एज इज 60 ईयर, 60 ईयर के हो गए हैं वो, या फिर रिटायरी वो बिलोंग टू द एज ऑफ 50 टू 60, 50 और 60 के बीच में है और उन्होंने वॉलेंट्री रिटायरमेंट स्कीम में अप्लाई किया है, ठीक है। वॉलेंट्री है, वो रिटायर होना चाहते हैं कंपनी से। या रिटायर्ड मिलिट्री वर्कर्स हु आर एटलीस्ट 50 ईयर ओल्ड, अगर कोई मिलिट्री से बिलोंग करता है तो मिनिमम वो 50 ईयर का हो गया हो, तो ये सब एलिजिबल हो जाएंगे सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में इन्वेस्ट करने के लिए। कोई डाउट है इसमें? नो सर। नो सर। अब देखिए एच यू एफ एंड एनआरआईज हैव नो ऑप्शन टू इन्वेस्ट इन दिस स्कीम। जो एच यू एफ है या एनआरआई है, इसके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है, ओनली इंडिविजुअली कर सकता है, वो भी रेजिडेंट होना चाहिए। ए पर्सन में इन्वेस्ट है मैक्सिमम अमाउंट 15 लाख। इसमें जो एक पर्सन है मैक्सिमम 15 लाख तक ही इन्वेस्ट कर सकता है, इससे ज़्यादा नहीं कर सकता। बट अभी जो बजट 2023 में आया था उसमें ये लिमिट डबल कर दिया, अब 30 लाख तक वो इन्वेस्ट कर सकता है। पहले 15 लाख थी, अब वो चेंज हो गई है। ओनली ए सिंगल डिपॉजिट इज अलाउड टू बी मेड इन द अकाउंट। मतलब कि आप अगर रिटायरमेंट हुआ आपका, अगर आपको मान लो 70 लाख रुपीज़ मिले तो आप 30 लाख रुपीज़ एक साथ आप इसमें जमा कर सकते हो, ठीक है। तो वन टाइम या सिंगल डिपॉजिट ही इसमें अलाउ है। और इसकी जो इंटरेस्ट रेट है जो अभी चल रही है वो 7.4% के अराउंड चल रही है, ठीक है। तो ये एफडी से थोड़ी ज़्यादा है और एनएससी से भी थोड़ी ज़्यादा है, बट सुकन्या से थोड़ी कम है। अब इसका जो मेच्योरिटी पीरियड होता है 5 ईयर का होता है, ठीक है। और इस 5 ईयर के बाद में वो एक्सटेंड भी 3 ईयर के लिए एक्सटेंड भी करा सकता है इसको। आपने देखा होगा सारे मिलते जुलते से प्रोविजन है, वह हल्का हल्का चेंज है। अब इंडिविजुअल्स आर अलाउड टू ऑपरेट मोर देन वन अकाउंट बाई देमसेल्व्स और ओपन ए जॉइंट अकाउंट विद देयर स्पाउस। स्पाउस के नाम पे भी वो अकाउंट ओपन करा सकता है। प्री मेच्योर भी इसमें अलाउ है, प्री मेच्योर विड्रॉल है इसमें अलाउ है, बट इसमें कुछ चार्जेस आपका डायरेक्ट हो सकता है। अगर मान लो आप 1 ईयर के अंदर करते हो तो 1.5% चार्ज डायरेक्ट हो जाएगा, 2 ईयर में करते हो तो 1% चार्ज डायरेक्ट हो जाएगा। और इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड ऑन क्वार्टरली बेसिस। इसमें क्वार्टरली बेसिस पे कंपाउंड होगा, जैसे उसमें ईयरली बेसिस पे कंपाउंड हो रहा था, जैसे आपने एनएससी में देखा था, आपने जैसे यहाँ पर एनएससी में देखा था ईयरली कंपाउंड हो रहा था, बट उसमें क्वार्टरली कंपाउंड होगा। तो आपने देखा होगा अभी हमने कुछ प्रोविजंस है अभी डिस्कस किए थे, जैसे पब्लिक प्रोविडेंट फंड, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, उसके बाद सुकन्या समृद्धि योजना, उसके बाद एफडी जो 5 ईयर की थी टैक्स सेवर, और लास्ट में सीनियर सिटीजन का देखा था। नेक्स्ट हम बचे हुए प्रोविजन देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। इसमें कोई डाउट हो तो बताइए। नो सर। नो सर। काफ़ी प्रोविजन तो आपने हो सकता है सुन रखे हो। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।
ओके सर, थैंक यू। ओके, गुड नाइट, बाय। गुड नाइट सर। ओके। थैंक यू सर।